हाय देयर एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल द डीआरएक्स फैमिली पे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रेबेप्राजोल और इटोप्राइड के बारे में। ये कौन सी दवा है और इसको किस जगह पे इस्तेमाल करते हैं। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे जितने भी दवाओं के नाम लिखे हैं, अगर इनमें से कोई भी दवा आपके हाथ में है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए इस वीडियो की तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। तो फिलहाल चलिए जल्दी से वीडियो को ख़त्म करते हैं। बहुत ही कम शब्द में आपको मैं समझाऊंगा कि रेबेप्राजोल जो होता है इसको प्रोटॉन पंप इनहिबिटर कहा जाता है। मतलब आपके पेट में ये एसिड को बनने नहीं देता है। और जबकि इटोप्राइड जो है ये एक ऐसी दवा है जो हमें उल्टी होने नहीं देती है। तो इन दोनों दवाओं को, जो कि रेबेप्राजोल और इटोप्राइड हैं, इन दोनों दवाओं को अगर एक साथ मिला दिया जाता है तो इसके इस्तेमाल से हम गैस्ट्रोइसोफेगियल रिफ्लक्स डिसीज़ को सही कर सकते हैं। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपके पेट के अंदर बनने वाला अम्ल जो है वो आपके मुंह तक चला आता है या आपके खाने के नली को जला देता है। तो ऐसे में आप रेबेप्राजोल और इटोप्राइड का इस्तेमाल करके इस बीमारी को सही कर सकते हैं। अगर इस बीमारी के बारे में ज़्यादा जानना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे के रखा है, आप उसको फॉलो करके इस बीमारी के बारे में सब कुछ जान सकते हैं। फिलहाल अगर एक कैप्सूल आप लेते हैं रेबेप्राजोल और इटोप्राइड का तो उस कैप्सूल के अंदर 20 mg रेबेप्राजोल और 150 mg इटोप्राइड प्रेजेंट होता है। और आदमी को कितना डोज लेना है इसका? दिन भर में एक बार आपको एक कैप्सूल का इस्तेमाल करना है इस बीमारी से निजात पाने के लिए। कॉन्ट्रा इंडिकेशन मतलब इस दवा से किन लोगों को दूर रहना है। सबसे पहला, ऐसे व्यक्ति जिनको रेबेप्राजोल या इटोप्राइड दोनों में से किसी भी दवा से एलर्जी है, मतलब उस दवा को खाते से ही उनके शरीर पे फफोले पड़ जाते हों, तो ऐसे लोग इस दवा से दूर रहें। दूसरा, ऐसी महिलाएं जो अपने बच्चों को, अपने शिशु को स्तनपान कराती हैं, वो भी इस दवा से दूर रहें, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि दूध के रास्ते से ये दवा आपके बच्चे के अंदर भी जा सकता है। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इस दवा का क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। सबसे पहले, इस दवा को लेने के बाद में सिर दर्द हो सकता है। डायरिया मतलब आदमी का पेट अपसेट हो सकता है जिसकी वजह से लूज मोशन होगा। डिजीनेस मतलब चक्कर आ सकता है आदमी को। रैश, पूरे शरीर पे फफोले पड़ सकते हैं। एनाफाइलेक्सिस, अब उसका ओठ, उसका आँख, ये सब सूजन आ सकता है आपके चेहरे पे। एग्रेनुलोसाइटोसिस भी हो सकता है इस दवा के इस्तेमाल से। स्पेशल प्रिकॉशन, बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ जाएगा तब जब इस दवा का इस्तेमाल कर रहे हैं आप उस केस में जब किसी आदमी के शरीर के अंदर एसिटाइल कोलिन की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है उस केस में। क्योंकि इटोप्राइड क्या करता है, एसिटाइल कोलिन का जो भी काम है उसको 2 गुना कर देता है। अब ये एसिटाइल कोलिन क्या है, कम शब्द में आप समझिएगा कि जब एसिटाइल कोलिन हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा सिक्रीट होता है, बहुत ज़्यादा रिलीज होता है, तो इससे हमारे पेट में एक मरोड़ आता है। हालाँकि ये तो एक तरह का न्यूरोट्रांसमीटर है, मतलब एक केमिकल, एक ऐसा रसायन जो आपके दिमाग से आपके पूरे शरीर में कहीं ना कहीं मैसेज पहुंचाने का काम करता है। रेबेप्राजोल शुड बी यूज्ड विद कॉशन इन पेशेंट विद सीवियर हिपैटिक इम्पेयरमेंट। ऐसे लोग जिनके लीवर में कोई दिक्कत है उनको रेबेप्राजोल का इस्तेमाल करते समय बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ जाता है। प्रेगनेंसी में इस दवा का इस्तेमाल करते समय भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। जो मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ ध्यान देना पड़ता है, वो असल मायने में आपको उनका पेशेंट को मॉनिटर करना पड़ता है कि कहीं पेशेंट के अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, जैसे कि शरीर पे उसके फफोले तो नहीं पड़ रहे हैं या उसके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द तो नहीं उमड़ रहा है। ये सब चीज़ आपको ध्यान देना पड़ जाता है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं ड्रग इंटरेक्शन की, मतलब इन दवाओं को किन दवाओं के साथ में नहीं देना चाहिए। सिंपल समझिएगा, रेबेप्राजोल इटोप्राइड को कौन कौन सी दवाओं के साथ में नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, ये ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले है डिगॉक्सिन। ठीक है, ये जो डिगॉक्सिन है एक तरह की ऐसी दवा है, इसका इस्तेमाल हम तब करते हैं जब किसी आदमी को हार्ट फेल्योर होता है। आप कह लें कि उसका जब हृदय जो है वो पूरी तरीके से रुक जाता है या बैठ जाता है, अपना काम नहीं कर पाता है, उस केस में हम डिगॉक्सिन का इस्तेमाल करते हैं। अभी ध्यान से समझिएगा, एक डॉक्टर ने कहा डिगॉक्सिन को आपको सुबह शाम लेना है कितना भी mg, तो आपने सुबेरे लिया और उसी के साथ में यदि आप रेबेप्राजोल भी ले लेते हैं, डिगॉक्सिन आपके शरीर को 14 या 15 घंटे के अंदर भी नहीं छोड़ता है। क्यों? क्योंकि आपने रेबेप्राजोल का इस्तेमाल किया है। ठीक है, अभी एक चीज आपको समझना होगा, डिगॉक्सिन 14 घंटे नहीं छोड़ा आपके शरीर को और दोबारा से आपने डिगॉक्सिन का एक
डोज फिर से रिपीट कर दिया तो इसकी वजह से क्या होगा, आपके शरीर के अंदर इस डिगॉक्सिन की दवा की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से आपके शरीर में फफोले पड़ सकते हैं या बहुत बुरे नतीजे भी देखने को मिल सकते हैं। अभी ध्यान से समझिएगा, इट्राकोनाजोल या कीटोकोनाजोल दोनों ही एंटी फंगल ड्रग्स हैं। मतलब आपके शरीर में कहीं फंगल इन्फेक्शन हुआ है तो उस केस में इन दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है उसको सही करने के लिए। मगर जब रेबेप्राजोल और इटोप्राइड को आप इन दवाओं के साथ में मिला देते हैं या इनके साथ में मिला के आप खा रहे हैं तो इट्राकोनाजोल और कीटोकोनाजोल अपना काम नहीं कर पाएंगे। इस वजह से नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो हमारे शरीर के अंदर घुलेंगे ही नहीं, और जब शरीर के अंदर नहीं घुलेंगे तो काम कैसे करेंगे। अभी समझिएगा ध्यान से, फेनेटोइन, कार्बामाजेपाइन, इनको एंटी कन्वल्जेंट ड्रग कहा जाता है। मतलब ऐसे लोग जिनको मिर्गी के झटके आते हैं उन लोगों के केस में इसको इस्तेमाल किया जाता है इन दवाओं को। अब यदि रेबेप्राजोल और इटोप्राइड का इस्तेमाल आप कर लेते हैं तो इसकी वजह से क्या होता है, इन दवाओं का काम करने का तरीका घट जाता है या ये दवा अच्छे से काम नहीं कर पाती हैं। और ऐसे पेशेंट जिनको ट्यूबरकुलोसिस हुआ है, रिफेम्पिसिन को हम लेते हैं और उसी दौरान में इन रेबेप्राजोल या इटोप्राइड को ले लेते हैं तो वो दवाएं भी अपना काम नहीं कर पाएंगी। अगर आप एक डॉक्टर हैं, नर्स हैं, फार्मासिस्ट हैं या हमारे इंडिया की जागरूक जनता हैं जो 4 दवाओं के बारे में जान के 4 लोगों को बताना चाहते हैं तो बात मानिए, मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिएगा ताकि सारे अपडेट आप तक पहुंचते रहें जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो।